दोस्तों, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम टू माय चैनल द नॉलेज आइलैंड। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से आप लोगों के बीच क्लास 10 के फिजिक्स से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ गया हूं। यदि आपको फिजिक्स पसंद है तो मैं पूरा उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आपको आज का टॉपिक में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि ये चैप्टर ही कुछ ऐसा है, ये टॉपिक ही कुछ ऐसा है। मैंने अभी तक जितने भी स्टूडेंट से बात करा, जो भी फिजिक्स में इंटरेस्टेड होता है वो कहता है कि सर ये चैप्टर मेरा फेवरेट रहा है। तो आज मैं उसी फेवरेट चैप्टर से आप लोगों के लिए वो टॉपिक लेकर आया हूं। मेरे ख्याल से आपने गेस कर लिया वो, जी हां, मैं आज लाइट चैप्टर की बात कर रहा हूं। लाइट चैप्टर में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रिफ्लेक्शन को आज समझाने वाला हूं। साथ ही साथ मैं रिफ्लेक्शन में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की भी बात करूंगा। यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, यदि आप हमारे चैनल में नए हो तो जरूर आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोग तक पहुंचते रहे और आप लोग इससे बहुत कुछ नए चीजें सीखते रहें। तो चलिए चलते हैं हम लोग सीधा आज के टॉपिक में। तो दोस्तों, आइए हम लोग समझते हैं कि रिफ्लेक्शन आखिर होता क्या है। तो यदि कभी आप घर पे बोर हो रहे होते हैं, रूम में अकेले बैठे होते हैं, तो और आपके आसपास यदि कभी बॉल मिल जाए, एक छोटा सा गेंद मिल जाए, तो आप क्या करते हैं, उसे लेके यूं दीवार पे फेंकने लगते हैं और फिर वापस कैच कर रहे होते हैं। दीवार पे फेंकते हैं, जब वो वापस आता है फिर कैच कर रहे होते हैं। इस तरह से हम लोग अपना टाइम पास करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अगर आप इस फेनोमेनन को, इस प्रोसेस को अच्छे से समझेंगे, इसको अगर अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन खुद ब खुद मिल जाएगा। आप क्या करते हैं, बॉल को यूं फेंकते हैं, दीवार पे स्ट्राइक होने के बाद वापस वो आपकी तरफ आ जाता है। यही प्रोसेस को हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। मतलब क्या हुआ, जब कोई ऑब्जेक्ट एक मीडियम में ट्रेवल कर रहा होता है और उसके रास्ते पे जब कोई रुकावट आ जाता है और वहां से जब वो वापस उसी मीडियम पे लौट के आ जाता है, तो इसी प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। जी हां दोस्तों, सेम प्रोसेस लाइट के साथ भी हो रहा होता है। लाइट में आपको पता होना चाहिए कि जब कोई रे ऑफ लाइट कहीं से भी आ रहा होता है, कहीं से कहने का मतलब हो सकता है ये किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से आ रहा होगा, हो सकता है सन से आ रहा है, हो सकता है स्टार से आ रहा है, या हो सकता है किसी आप आर्टिफिशियल लाइट की बात करें, लाइक ट्यूबलाइट, लाइक एलईडी, किसी भी लाइट सोर्स से यदि रे ऑफ लाइट आ रहे हैं। अभी देखिए, मैंने एक मीडियम की बात करा था, तो ये अभी कोई मीडियम मान लेते हैं ये अभी एयर मीडियम है। एयर मीडियम में जब रे ऑफ लाइट आ रहा होता है और यहाँ पे कोई सरफेस आ गया, सरफेस कहने का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, यहाँ पर कोई सामान रख सकते हैं। यहाँ ये जब रे ऑफ लाइट पड़ता है तो यहाँ तो ये पास हो नहीं पाएगा, इसके अंदर जा नहीं पाएगा, तो फिर से ये इसी मीडियम में वापस लौट जाता है, बाउंस बैक हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो मेरे ख्याल से आप रिफ्लेक्शन अच्छे से समझ पाए होंगे कि किसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। अब आइए रिफ्लेक्शन से जुड़ी कुछ छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो रिफ्लेक्शन में मैंने कहा कि ये एक मीडियम से जब कोई रे ऑफ लाइट्स आ रहा होता है, तो जो रे ऑफ लाइट आ रहे होते हैं, यानी कि यहां पर स्ट्राइक होने से पहले जो लाइट्स आ रहे होते हैं, आने वाली किरणों को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे मतलब हिंदी में इसे आपतित किरण कहते हैं। आने वाली किरणों को हम नाम देते हैं इंसिडेंट रे। और जब स्ट्राइक करता है, जब यहां पे टकराता है और फिर वापस जो लौट रही होती है किरणें, जो वापस जो लौट रहे होते हैं रेज, इन रेज को कहते हैं रिफ्लेक्टेड रेज। रिफ्लेक्टेड रे को हिंदी में बोलते हैं परावर्तित किरणें, यानी कि यहां पर टकराया फिर ये परावर्तित हो गया, यानी कि बाउंस बैक हो गया। तो आपको पता चला कि जो आने वाली किरणें हैं उनका नाम इंसिडेंट रे है, और जो वापस लौट कर जाने वाली किरणें हैं, टकराने के बाद जो बाउंस बैक होने वाले रेज हैं, उनका नाम रिफ्लेक्टेड रेज है। तो ये दो चीज आप समझ पाए। अब आगे समझिए इंसिडेंट एंगल क्या होता है और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है। दोस्तों, जैसे आपको नाम से लग रहा है कि इंसिडेंट एंगल डेफिनेटली इंसिडेंट रे से रिलेटेड होगा और रिफ्लेक्टेड एंगल डेफिनेटली रिफ्लेक्टेड रे से ही रिलेटेड होगा। तो आइए समझते हैं वो दोनों एंगल्स कहां पे फॉर्म हो रहे हैं और किसे कहते हैं वो एंगल्स। तो एक बार फिर से मैं ड्रॉ कर लेता हूं कोई एक सरफेस। अभी आपको पता ही है इंसिडेंट रे ये है, रिफ्लेक्टेड रे ये है, और हम लोग अपने मन से एक इमेजिनरी लाइन मान लेते हैं कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक यहां पर इसी पॉइंट पे एक इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी लाइन है, इसीलिए मैंने इसे डॉट डॉट करके दिखाया है। इस इमेजिनरी लाइन को हम नॉर्मल कह देते हैं।
इसे मैंने क्या नाम दिया, नॉर्मल। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाले एंगल को हम इंसिडेंट एंगल कहते हैं या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। क्या कहा मैंने, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनने वाले एंगल को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर इंसिडेंट एंगल कहते हैं। बहुत सारे बच्चे इंसिडेंट एंगल का मतलब फटाफट इस एंगल को मान लेते हैं, जो कि सरफेस के साथ जो एंगल बन रहा होता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लेते हैं, बट ये बिल्कुल गलत है। इंसिडेंट एंगल आपका इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ बनने वाला एंगल होगा। अब सेम टू सेम रिफ्लेक्टेड एंगल कौन सा होगा, तो रिफ्लेक्टेड एंगल होगा रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल। ये पार्ट हो गया रिफ्लेक्टेड एंगल। तो मैं यहां नाम दे दूं, ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड एंगल या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये आपका हो गया इंसिडेंट एंगल या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इंसिडेंट एंगल को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, स्मॉल आई, और रिफ्लेक्टेड एंगल को हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इंसिडेंट एंगल क्या होता है और रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या होता है, ये भी आप समझ गए होंगे। यदि आप इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल को समझ गए हैं, फिर आपको जो अभी मैं टॉपिक बताने वाला हूं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, अच्छे से समझ पाएंगे। यदि आप इन सबको समझ पाए हैं तो। यदि आप इनको नहीं समझे हैं तो वीडियो को आप एक बार फिर से थोड़ा रिवाइंड कीजिए और आप इसको फिर से देखिए, इसको अच्छे से समझिए और फिर आइएगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो अभी मैं बताने वाला हूं उस पे, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो होते हैं। तो पहला लॉ ये होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। ये मैंने एंगल को सिंबलाइज किया है, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। आई मतलब इंसिडेंट एंगल, आर मतलब रिफ्लेक्टेड एंगल। एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होता है, बट इसके साथ एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि जो सरफेस होना चाहिए वो प्लेन सरफेस होना चाहिए, प्लेन और साथ ही साथ स्मूथ। अब ये प्लेन और स्मूथ सरफेस क्या होता है, इसको थोड़ा समझिए। रिफ्लेक्शन जब कभी होगा, मैंने बताया कि रिफ्लेक्शन किसी भी सरफेस पे वो रे ऑफ लाइट आता है फिर वापस बाउंस बैक हो जाता है, तो उसे रिफ्लेक्शन कह रहे होते हैं। बट रिफ्लेक्शन दो तरह के सरफेस में मोस्टली देखा जाता है। एक तो हो गया रफ सरफेस, और दूसरा जो अभी मैंने यहां लिखा है प्लेन या स्मूथ सरफेस। रफ सरफेस किसको कहते हैं, रफ सरफेस को अगर थोड़ा सा देसी भाषा में कहें तो थोड़ा उबड़ खाबड़ वाला सरफेस। उबड़ खाबड़ मतलब थोड़ा ऊंचा नीचा जो सरफेस रहे, लाइक आपका दीवार हो गया, लाइक आपका रोड हो गया, इस तरह के सरफेस में जब रे ऑफ लाइट पड़ रहा होता है तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा ये कोई निश्चित नहीं किस तरह से होगा। हो सकता है अभी एक रे ऑफ लाइट आया इस एंगल में गया, दूसरा रे ऑफ लाइट आएगा तो हो सकता है इस एंगल में चला जाए, तीसरा रे ऑफ लाइट आएगा तो हो सकता है इसी एंगल में चला जाए। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिल्कुल भी सेम नहीं होता है, ये दोनों ही डिफरेंट हो जाएंगे। बट इन द केस ऑफ स्मूथ या प्लेन सरफेस, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। यहां अगर ये रे आएगा तो ये भी इसी तरह से जाएगा, ये आएगा ये भी इसी तरह से जाएगा। क्यों, क्योंकि ये प्लेन सरफेस में रिफ्लेक्शन है। आप यहां नॉर्मल देखेंगे तो एंगल आई एंगल आर के हमेशा इक्वल होगा, इस केस में भी एंगल आई एंगल आर के हमेशा इक्वल होगा। यानी कि मैं बात करूं प्लेन सरफेस की, तो प्लेन सरफेस में ही सिर्फ ये जो पहला लॉ मैंने लिखा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का, वो मैंने बोला कि कंडीशन है इसके पीछे। वो कंडीशन पहला क्या था कि यदि कोई प्लेन सरफेस में रिफ्लेक्शन होगा तो ही इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर हो पाएगा। होप आप इसको समझ पाए होंगे। अब समझिए दूसरे लॉ को। दूसरा लॉ बहुत ही आसान है दोस्तों। दूसरा लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे
और नॉर्मल जो कि किसी एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा होता है, ये सारे सेम प्लेन में होते हैं। क्या कहा मैंने, एक बार फिर से मैं यहां पर ड्राइंग करके दिखा देता हूं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल इमेजिन करते हैं हम लोग, जो नॉर्मल हम लोग इमेजिनरी मानते हैं, ये तीनों एक ही पॉइंट पे होगा और वो पॉइंट सेम प्लेन पे लाई करेगा, सेम ही प्लेन पे होगा। तो मेरे ख्याल से आप ये दूसरा लॉ को भी समझ गए होंगे कि ये तीनों के तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट पे, एक ही प्लेन पे लाई करेगा। तो ये थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। दोस्तों आपने आज ये 3-4 चीजें को समझा है। सबसे पहले रिफ्लेक्शन को समझा। रिफ्लेक्शन के कितने टाइप होते हैं वो शायद मैं बताने भूल गया। रफ सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा होता है उसे हम लोग कहते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब रफ सरफेस में होने वाला रिफ्लेक्शन, और प्लेन सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा होता है उसे हम लोग कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के टाइप आपने जाना। रिफ्लेक्शन कब कब हो रहा होता है, किस तरह के मीडियम में हो रहा होता है, आपने अच्छे से समझा। स्मूथ सरफेस पे यदि हो रहा होता है तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, रफ सरफेस पे हो रहा है तो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। इसके साथ ही साथ आपने जाना आज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि आज के टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपने समझ लिया। एक बार फिर से मैं फटाफट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को रिवाइज कर देता हूं। पहला था कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर होगा, बट कंडीशन यह है कि वो रिफ्लेक्शन आपका स्मूथ सरफेस पे होना चाहिए। दूसरा लॉ क्या था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और बीच में जो इमेजिनरी नॉर्मल है सारे के सारे एक ही पॉइंट पे होंगे और सब के सब सेम प्लेन पे होंगे। तो दोस्तों आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं। साथ ही साथ आप हमें यह भी बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक जानना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है। और यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई बहन दोस्तों के साथ इसे जम के शेयर करें। बहुत जल्द मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।